दोस्तों, आज मैं आपके सामने अपना एक अफ़साना जिसका उन्वान है मंजूर शेख पेश कर रहा हूँ। ये अफ़साना मैंने गुज़िश्ता साल लिखा था। समाअत फ़रमाइए। मंजूर शेख अपने 6 भाइयों में सबसे छोटा था, इसीलिए वो अपने वालिदैन और बहन भाइयों का सबसे ज़्यादा लाडला भी था। मंजूर शेख के वालिद ज़हूर शेख लायलपुर, जिसे बाद अज़ां 1977 में सऊदी फरमारवा शाह फैसल के नाम पर फैसलाबाद कहा जाने लगा, के इलाके कोट गुलाम मोहम्मदाबाद के रिहायशी थे और क़याम पाकिस्तान के बाद उन्होंने अपने 2 छोटे भाइयों के साथ मिलकर कपड़े की एक दुकान से कारोबार का आगाज़ किया, जो आहिस्ता आहिस्ता फलता फूलता गया। ज़हूर शेख और उनके भाई आसूदा हाल होते गए और शेख ख़ानदान का शुमार लायलपुर के सरवतमंद ख़ानदानों में होने लगा। शेख ख़ानदान के भाइयों की मोहब्बत और एका पूरे इलाके में मशहूर था। ये तीनों भाई अपने बीवी बच्चों के साथ एक बड़ी हवेली में इकट्ठे रहते थे। मंजूर शेख का बचपन एक ऐसे घर में गुजरा जहाँ हर वक्त वो अपने ख़ानदान के अफराद के दरमियान घिरा रहता। इस लाड प्यार ने मंजूर को अच्छा खासा बिगाड़ दिया था। उसका दिल पढ़ाई में ना लगता, और लगता भी कैसे। जिस हवेली में इतने सारे लोग इकट्ठे रहते हों और पैसे की फरावानी भी हो, तो वहाँ बच्चों की तालीम की फ़िक्र किसे होती। बहरहाल सन 60 की दहाई के आखिर में जब अयूब खान के ख़िलाफ़ तलबा तहरीक का आगाज़ हुआ, तो मंजूर शेख 3rd डिवीज़न में मैट्रिक पास करके कारखाना बाज़ार के इलाके में वाक़ कॉलेज में दाखिला ले चुका था, लेकिन उसका दिल पढ़ाई के सिवा हर चीज़ में लगता था। मुल्क के तूलो अर्ज़ में अयूब कुत्ता हाय हाय और लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी जैसे नारे लग रहे थे। मुल्क के हर बड़े शहर के तलबा अयूब खान के ख़िलाफ़ जुलूस निकाल रहे थे। फर्स्ट ईयर में होने के बावजूद मंजूर भी इन जलसों और जुलूसों में आगे आगे होता। 70 की दहाई के आगाज़ में जब जनरल याहिया खान की क़यादत में पाकिस्तान में पहले आज़ादाना इंतखाबात मुनक़्क़िद हुए, जिसमें शेख मुजीब की अवामी लीग ने वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी हासिल की, मगर मगरबी पाकिस्तान की फ़ौजी और सिविलियन इस्टेब्लिशमेंट को ये मंजूर ना होने और मार्च 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान में किए गए आर्मी ऑपरेशन के बाइस पाकिस्तान दो लख्त हो गया और बचे कुचे पाकिस्तान में जमहूरी दौर का आगाज़ हुआ। तो रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाकर इलेक्शन जीतने वाले पीपल्स पार्टी के जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इख्तिदार सौंप दिया गया। मंजूर को कॉलेज में दाखिला लिए 3 साल गुजर चुके थे, तहम वो एक भी पर्चे में पास ना हो सका। वो कॉलेज में सिर्फ दोस्तों से मिलने, सियासत करने और सिनेमा के मैटनी शो देखने जाया करता था। इसी दौरान मंजूर की ज़िंदगी यकायक उस वक्त तब्दील हो गई जब उस बाज़ार में जहाँ इसके वालिद और चचा की बराबर बराबर कई दुकानें थीं, अचानक आग लग गई और जब तक ये आग बुझाई गई उस वक्त तक कपड़े की सारी दुकानें बमे सामान जलकर खाकस्तर हो चुकी थीं। मंजूर के वालिद ज़हूर शेख ये माली नुकसान बर्दाश्त न कर सके और हार्ट फेल हो जाने के बाइस इंतकाल कर गए और शेख ख़ानदान अर्श से फ़र्श पर आ गया। अब मंजूर की दुनिया तब्दील हो चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या हो गया। इसीलिए जब उसे पता चला कि उसके कॉलेज के कुछ साथी यूरोप जा रहे हैं, तो मंजूर को भी अंधेरे में रोशनी की किरण नज़र आई और उसने भी अपने 4 दोस्तों के साथ जर्मनी जाने का फ़ैसला कर लिया। जर्मनी आने के बाद मंजूर के 3 दोस्तों को जर्मनी में मुलाजमत मिल गई। ताहम जब मंजूर और उसके एक दोस्त अकरम को कोई काम ना मिला, तो इन दोनों ने किसी और मुल्क में किस्मत आजमाने का फ़ैसला किया और ये दोनों नॉर्वे चले आए, जहाँ अकरम का एक कज़न पहले से मौजूद था और ओस्लो शहर में आकिश दरिया के किनारे वाक़ एक फैक्ट्री में मुलाजमत करता था। मंजूर और अकरम को भी इसी फैक्ट्री में काम मिल गया। मंजूर सारा दिन फैक्ट्री में काम करता और रात को घर वापस जाता, जो एक कमरे के फ्लैट पर मुश्तमिल था, जिसमें वैसे जगह तो सिर्फ 4 अफराद के रहने की थी, लेकिन यहाँ 8 अफराद रिहाइश पजीर थे, जिनमें से 4 रात की ड्यूटी करते और दिन में सोते थे, जबकि दीगर 4 अफराद जो दिन में ड्यूटी करते थे वो रात को फर्श पर बिछे गद्दों पर सो जाया करते। इसी कमरे के एक कोने में खाना पकाए जाने के बाइस इस कमरे में मौजूद हर इंसान और हर चीज़ में खाने की बास बस चुकी थी। इसीलिए जब ये अफराद अपनी अपनी नौकरियों पर जाते, तो उनके जिस्मों से आने वाली खाने की बास दूर दूर तक महसूस की जाती और उनके साथ काम करने वाले मकामी अफराद पर उनकी मौजूदगी नागवार गुजरती। शुरू में तो ये मामला 1-2 बार यूनियन की मीटिंग में भी उठाया गया और मैनेजर से कहा गया कि वो इस मामले को मालिक तक पहुंचाए। ताहम मालिक को इस बात से कतई कोई दिलचस्पी ना थी कि इन तारिकीन वतन मजदूरों से बदबू आती है या खुशबू।
उसे तो ऐसे ही मेहनती और सस्ते मजदूर चाहिए थे जो सारा सारा दिन चुप मुंह काम किया करें। अलबत्ता मालिक ने एक दिन मंजूर को बुलाकर, जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल और समझ सकता था, ये इजाज़त दे दी कि ये लोग फैक्ट्री के गुसल खाने में नहा लिया करें। वर्कर्स को नहाने की इजाज़त मिलना एक नेमत से कम न था, इसलिए कि जिस कमरे में ये लोग रहा करते थे वहाँ गुसल खाना या बैतुल खला नहीं था। और ये कोई अनहोनी बात भी ना थी, क्योंकि उस ज़माने में ओस्लो शहर के अक्सर घरों और फ्लैटों में ना तो गर्म पानी आता था और ना ही गुसल खाने के घर के अंदर होते थे। रफ़े हाजत के लिए ये लोग राहदारी में मौजूद एक बैतुल खला इस्तेमाल करते, जो इनके अलावा इसी राहदारी में मौजूद दीगर फ्लैटों में रहने वाले अफराद भी इस्तेमाल किया करते थे। सुबह के वक्त तो अच्छी खासी लाइन लगी होती और किसी को भी 5 मिनट से ज़्यादा देर तक बाथरूम जाने की इजाज़त न होती थी। सर्दियों में तो वैसे भी शदीद ठंड के बाइस बैतुल खला में ज़्यादा देर तक बैठना मुमकिन ना था। नहाने के लिए ये लोग हर हफ्ते छुट्टी वाले दिन थुयन के इलाके में मौजूद एक हम्माम का रुख करते, जहाँ मामूली रकम देकर ये लोग नहाया करते थे। मंजूर और अकरम फैक्ट्री में नहाने की सहूलत मिलने से बहुत खुश थे। ताहम एक मसला अब भी अपनी जगह मौजूद था, और वो था हलाल और मसालेदार खानों का। खाने की वो चीज़ें जो बहैसियत मुसलमान ये खा सकते थे, उनमें डबल रोटी, आलू मटर, खीरा, गाजर, बंद गोभी, प्याज, मक्खन, अंडे, मछली, दूध, दही, टमाटर, नमक, काली मिर्च वगैरह ही मैसर थी। ये लोग दिन रात फीका सीटा खाना खा खा कर आजिज आ चुके थे। हर रोज़ नाश्ते में डबल रोटी और अंडे खाना उनका मामूल था। फिर इन लोगों ने बाज़ार से आटा लाकर पराठे बनाना शुरू कर दिए, तो कम अज़ कम नाश्ता मज़ेदार लगने लगा। दोपहर के खाने में भी ये लोग हर रोज़ महज ब्रेड में मक्खन भरकर खा लेते। अलबत्ता शाम को घर आकर ये सब्ज़ी या मछली पका लेते। ताहम फिर एक दिन मंजूर मुर्गी ले आया। अकरम ने उसे समझाने की कोशिश की कि हम ये मुर्गी नहीं खा सकते क्योंकि ये हलाल नहीं है, मगर मंजूर ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा कि हम इस पर बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लेंगे, क्योंकि अल्लाह भी हमारी मजबूरी जानता है। और जब मंजूर मुर्गी पकाकर फारिग हुआ और उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू किया, तो अकरम से भी ना रहा गया। उसने भी बिस्मिल्लाह पढ़ी और मुर्गी पर टूट पड़ा। गर्ज आहिस्ता आहिस्ता ये लोग इस माहौल के आदी होते गए। इसी दौरान क्रिसमस करीब आ गई, तो मालिक ने फैक्ट्री के सारे मजदूरों को क्रिसमस डिनर, जिसे यहाँ यूले बूर कहा जाता है, पर मदऊ किया। मंजूर और अकरम भी खूब तैयार होकर इस दावत में शरीक हुए। खाने में क्योंकि दीगर अशिया के अलावा मछली, उबले हुए आलू और सब्जियां भी मौजूद थीं, लिहाजा उन्हें खाना खाने में कोई परेशानी न हुई। खाने के बाद जब शराब का दौर चला, तब मंजूर खुद पर काबू न रख सका। अलबत्ता अकरम ने, जिसका बाप फैसलाबाद की एक मस्जिद का पेश इमाम था, दिल में ठान ली कि वो इस मशरूब को हाथ भी नहीं लगाएगा, और उसने ऐसा ही किया। तहाँ मंजूर को, जिसने ज़िंदगी में पहली मरतबा शराब को हाथ लगाया था, एक ऐसे तजुर्बे से दो चार किया जिसने उसके अंदर एक अजीब सी खुद एतमादी पैदा कर दी। और ये उसी खुद एतमादी का असर था कि जब महफिल में रक़्स का दौर शुरू हुआ, तो मंजूर भी अपनी मेज़ से उठा और फैक्ट्री के ऑफिस में काम करने वाली एक खातून को रक़्स की पेशकश कर दी, जो उसने कबूल भी कर ली। जबकि अकरम अपनी कुर्सी पर बैठा मंजूर की हर हरकत को बगौर देखता रहा और दिल ही दिल में उड़ता भी रहा। इस तजर्बे के बाद मंजूर ने हर इख्तिताम हफ्ता ग्रीनलैंड के इलाके में वाक़ एक पब क्लब 7 जाना शुरू कर दिया। यहाँ आने जाने का एक फ़ायदा यह हुआ कि शराब नौशी के दौरान उसकी मुलाकात कभी कभी किसी ऐसी औरत से भी हो जाती जो उससे इतनी घुल मिल जाती कि रात गुजारने के लिए उसे अपने घर ले जाती। जिस कमरे में मंजूर रहता था, वहाँ ये सब मुमकिन ना था। अक्सर अकरम भी उसके साथ क्लब आता, लेकिन वो शराब को हाथ न लगाता और कोका कोला से दिल बहलाता रहता। शुरू में उसका ख्याल था कि औरतें शराब ना पीने के बाइस उसे मुंह नहीं लगाती। ताहम एक दिन उसका यह ख्याल उस वक्त गलत साबित हुआ जब मंजूर को अपने साथ घर ले जाने वाली औरत ने, जिसके साथ उसकी एक सहेली भी थी, उसे भी साथ चलने को कहा। और वो राज़ी भी हो गया, क्योंकि अकरम जानता था कि वो शराब के बगैर तो रह सकता है, लेकिन शबाब के बगैर नहीं। गर्ज मंजूर के शब रोज़ इसी तरह गुजरते रहे। वो हर महीने बाकायदगी से घर ख़त लिखता और पैसे भेजता। पाकिस्तान से भी उसे हर महीने 2 महीने बाद ख़त मौसूल होते, जिससे उसे ख़ानदान की खैरियत मालूम होती रहती। इसी दौरान एक दिन फैक्ट्री का ड्राइवर बीमार हो गया, तो मैनेजर ने मंजूर से पूछा कि क्या वो गाड़ी चलाना जानता है। मंजूर ने हाँ में जवाब दिया, तो मैनेजर उसे गाड़ी की चाबी थमाते हुए बोला कि वो फैक्ट्री का सामान गोदाम तक पहुँचा दे। ये पहला मौका था जब मंजूर को नॉर्वे में गाड़ी चलाने का मौका मिला था। गाड़ी चलाना उसे आसान काम लगा। उसने सोचा क्यों ना
वो जल्द अज जल्द लाइसेंस हासिल कर ले तो वह भी ड्राइवर बन सकता है। उन दिनों नॉर्वे में ड्राइविंग लाइसेंस का हसूल इतना मुश्किल ना था, लिहाजा मंजूर को जल्द ही लाइसेंस भी मिल गया। और फिर एक रोज़ जब अकरम ने उसे टैक्सी चलाने का मशवरा दिया तो पहले तो मंजूर खूब हंसा और अकरम की बात मजाक में उड़ा दी। तहम बाद में जब उसने इस मशवरे पर गौर किया तो उसे अकरम का मशवरा इतना नामाकूल भी ना लगा और 1 साल के अंदर ही उसने टैक्सी चलाने का सर्टिफिकेट भी हासिल कर लिया। नॉर्वे आने के 5 साल बाद जब मंजूर को माँ की बीमारी की खबर मिली और वो पहली मर्तबा पाकिस्तान वापस गया तो उस वक्त पाकिस्तान में जनरल ज़ियाउल हक भुट्टो हुकूमत का तख्ता उलट कर मार्शल लॉ नाफिज कर चुका था। इधर माँ की ख्वाहिश थी कि वह मरने से पहले मंजूर को दूल्हा बना देख ले, लिहाजा मंजूर की शादी उसके चचा की बेटी रशीदा से कर दी गई। रिहाइश का मुनासिब बंदोबस्त न होने की वजह से वह रशीदा को अपने साथ नॉर्वे नहीं ला सकता था। नॉर्वे वापस आते ही उसने सबसे पहले 2 कमरे के एक फ्लैट के हुसूल की कोशिश शुरू कर दी। वो रोज़ाना 12-12 घंटे टैक्सी चलाता, जबकि वीकेंड पर तो वो अक्सर 16-16 घंटे काम करता ताकि जल्द अज जल्द इतने पैसे जमा कर ले कि वो बैंक से कर्ज लेकर एक फ्लैट खरीद सके। 1 साल के अंदर ही वह थुयनगाते में वाक़ एक फ्लैट खरीदने में कामयाब हो गया। जिस साल पाकिस्तान में भुट्टो को फांसी पर लटकाया गया उसी साल मंजूर ने रशीदा और अपनी नौज़ायदा बेटी साइमा को अपने पास नॉर्वे बुलवा लिया। रशीदा नॉर्वे आकर बहुत खुश थी क्योंकि जब वो नॉर्वे आई तो तब तक यहाँ एक पाकिस्तानी ने थुयन के इलाके में गोश्त और सब्ज़ी की एक दुकान खोल ली थी जहाँ हलाल गोश्त, सब्जियाँ और पाकिस्तानी मसाले भी मिलने लगे थे। यानी अब खाने पीने का मसला भी हल हो चुका था। इसके साथ ही यहाँ एक इस्लामी तंजीम भी बन चुकी थी जिसके क़याम का मकसद बच्चों को कुरान की तालीम और नमाज जुमा का एहतमाम करना था। इब्तिदा में तो पेशावर से आए हुए दिलबर खान ने इस जिम्मेदारी उठाते हुए अपने घर पर नाजरा कुरान की तालीम मुफ्त फराहम करने की पेशकश की, जिसे सब ने बहुत सराहा और हफ्ते वाले दिन पाकिस्तानी बच्चे दिलबर खान के घर कुरान पढ़ने जाने लगे। लेकिन जब बच्चों की तादाद में इजाफा हुआ तो तंजीम के अरकान ने मिलकर फैसला किया कि क्यों ना इस मकसद और बाजमात नमाज जुमा की अदायगी के लिए एक जगह किराए पर ले ली जाए और पाकिस्तान से किसी एक ऐसे मौलवी साहब को बुलाया जाए जो कुरान की तालीम के साथ साथ दीगर मजहबी रसूमात जैसे निकाह और नमाज जनाजा वगैरह भी पढ़ा सकें। लिहाजा जब तंजीम के तमाम अरकान की जानिब से चंदा जमा करके एक पुरानी इमारत की पहली मंजिल किराए पर ली गई तो पाकिस्तान से एक ऐसे मौलवी साहब को बुलाया गया जो ये सारी जिम्मेदारियां बखूबी अंजाम दे सकते थे। मंजूर भी रशीदा के आने से बहुत खुश था। मंजूर रशीदा का बहुत ख्याल रखता। रशीदा को भी उससे कोई शिकायत ना थी सिवाय उसकी मैनोशी के। शुरू में तो रशीदा ने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने महसूस किया कि इस मामले में मंजूर उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है तो उसने ये कहकर अपने आप को तसल्ली देना शुरू कर दी कि मंजूर पूरे हफ्ते काम करके थक जाता है और अगर वो वीकेंड पर अपनी थकन उतारने के लिए थोड़ी सी पी लेता है तो इसमें क्या हर्ज है। अगले 6 सालों के दौरान उनके 3 बच्चे और हो गए जो सब की सब लड़कियां थीं। सारा दिन टैक्सी चलाकर जब वो थकन से चूर घर वापस आता तो उसके हाथ में बियर की बोतल ज़रूर होती। शुरू में तो वो सिर्फ बियर ही पिया करता था, फिर उसने विस्की भी शुरू कर दी। पहले शराब नोशी उसकी थकन उतारने का जरिया थी, लेकिन बाद में ये उसकी आदत बन चुकी थी। अब उसकी कोई शब शराब नोशी के बगैर नहीं गुजरती थी। इसके साथ ही उसके गुस्से और झुंझलाहट में भी इजाफा होता चला गया। क्योंकि लड़का ना होने का जिम्मेदार वो रशीदा को समझता था, लिहाजा वो अक्सर रशीदा पर हाथ भी उठा देता। रशीदा बच्चियों के बारे में सोचकर ये भी बर्दाश्त कर लेती। इस दौरान रशीदा ने यहाँ की मकामी ज़बान भी सीखना शुरू कर दी। थोड़ी बहुत ज़बान सीखने का फ़ायदा ये हुआ कि उसे यहाँ के क़वानीन और ख़वातीन और बच्चों को हासिल हुकूक़ के बारे में भी इल्म हो गया। यही वजह थी कि अब रशीदा ने मंजूर को तुर्की ब तुर्की जवाब देना शुरू कर दिया। जब मंजूर उसे मारने के लिए हाथ उठाता तो फ़ौरन धमकी देती कि अगर उसने ऐसा किया तो वो पुलिस को फ़ोन कर देगी, और गुस्से में उठा हुआ मंजूर का हाथ वापस नीचे आ जाता। वो जानता था कि अगर रशीदा ने वाकई ऐसा किया तो पुलिस आ जाएगी और उसे हवालात की हवा खाना पड़ेगी, क्योंकि ये पाकिस्तान नहीं है जहाँ पुलिस शौहर के बीवी पर तशद्दुद को काबिल गिरफ्त जुर्म तस्वर ही नहीं करती। जब तक मंजूर की बेटियां छोटी थीं वो ये सब खामोशी से देखा करती और सहम जाती। आहिस्ता आहिस्ता लड़कियां बड़ी होती गईं। उन्होंने पहले स्कूल और फिर हाई स्कूल जाना शुरू कर दिया। जब ये लड़कियां बड़ी हुईं तो उन्होंने अपनी माँ की हिमायत करना शुरू कर दी। कहने को तो मंजूर की 4 बेटियां थीं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार उसे अपनी बड़ी बेटी साइमा से था। साइमा भी उसे बहुत प्यार करती और उसकी मैनोशी के बावजूद उसका बहुत ख्याल रखती।
जबकि उसकी बाकी तीनों बेटियां अपने बाप की मैनौशी और माँ से की जाने वाली बदसलूकी की वजह से उससे नफरत करती थीं। वो मंजूर के सामने तो खामोश रहती, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में अपनी माँ को समझाया करती कि वो मंजूर से तलाक ले ले। ताहम रशीदा अपने और अपनी बच्चियों के मुस्तकबिल का सोचकर तलाक लेने से कतराती थी। ताहम एक बार जब मंजूर ने नशे की हालत में रशीदा पर हाथ उठाया तो उसने भी बहालत मजबूरी पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस ने मंजूर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि रशीदा और उसकी बेटियों को ख़वातीन को पनाह फराहम करने वाले एक इदारे ने रिहाइश फराहम कर दी। रशीदा ने बिलाखिर मंजूर से तलाक ले ली। मंजूर को जल्द ही पुलिस की हिरासत से रिहा कर दिया गया। तलाक के बाद मंजूर बहुत तन्हा हो गया। उसके साथ ही उसकी मैनौशी में भी इजाफा हो गया। अब मंजूर का राब्ता सिर्फ अपनी बड़ी बेटी साइमा या अपने पुराने दोस्त अकरम से रह गया था। साइमा हर हफ्ते एक बार उसे फ़ोन करके उसकी खैरियत ज़रूर दरियाफ्त करती। जब मंजूर और उसकी बीवी के माबैन तलाक हुई तो पाकिस्तान में हुए एक फ़ज़ाई हादसे में जनरल ज़ियाउल हक की हलाकत को एक अशरा बीत चुका था। पहले बेनज़ीर भुट्टो, फिर नवाज शरीफ की हुकूमतों का क़याम और बरतरफी का म्यूज़िकल चेयर का खेल भी शुरू होकर अपने अंजाम को पहुँच चुका था। पाकिस्तान में एक बार फिर जमहूरियत की बिसात लपेट दी गई थी और जनरल परवेज़ मुशर्रफ इक़्तिदार पर काबिज़ हो चुका था। अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि अमेरिका में 11 सितंबर 2001 का वाक़या रूनुमा हो गया। इस वाक़े ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। साइमा भी इन वाक़यात से इतनी मुतासिर हुई कि वो इख्तिताम हफ्ता अपने बाप को फ़ोन करना भी भूल गई। 2 हफ्ते बाद जब उसे मंजूर का ख्याल आया तो उसने अपने बाप को फ़ोन किया, मगर मंजूर ने फ़ोन ना उठाया। जब मुतअद्दिद बार फ़ोन करने के बावजूद भी कोई जवाब ना आया तो साइमा अपने बाप से मिलने उसके फ्लैट पहुंच गई। फ्लैट के दरवाजे पर इश्तिहारात का ढेर लगा हुआ था। साइमा ने फ्लैट की घंटी बजाई तो अंदर से कोई जवाब ना आया, लेकिन फ्लैट से आने वाली नागवार बू से उसका माथा ठनका और उसने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस की मौजूदगी में जब फ्लैट का दरवाज़ा खोला गया तो शदीद बदबू का एक झोंका आया। साइमा ने देखा कि उसके बाप मंजूर की ताफुन ज़दा लाश उसके बिस्तर पर पड़ी थी और उसके बिस्तर के पास मौजूद साइड टेबल पर एक पुरानी फ्रेम शुदा तस्वीर रखी थी जिसमें शेख ख़ानदान के सारे अफराद मौजूद थे, जिसमें सबसे आगे नेकर पहने छोटा सा मंजूर भी नज़र आ रहा था। बहुत शुक्रिया।